खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारत और कनाडा के रिश्ते वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ताजा बयान की भेंट चढ़ते दिख रहे हैं। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में दावा किया है कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, तब से वो फिर विवादों में घिर गए। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो जो हैं, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके इस बयान पर कनाडा में विपक्ष के नेताओं ने उन्हें घेरा है और उनसे सबूतों की मांग की है। उनका कहना है कि जस्टिन ट्रूडो सभी तथ्यों के साथ सामने आए ताकि कनाडा के लोग उस पर अपनी राय बना सकें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने हवाई कुछ भी उड़ा दिया। पहले सुनते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का वो बयान और फिर कनाडा के विपक्ष के नेता उनका क्या कहना है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? I would have to have more evidence to make a judgment on that. तो आप सोच सकते हैं, उनके अपने देश में ही विपक्ष ने जस्टिन ट्रूडो से सबूतों की मांग की है। वो खुद संदेह प्रकट कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या आप बयान लगाए चले जा रहे हैं, आरोप लगाए चले जा रहे हैं, सबूत कहां है। अपने देश में उनसे सबूत मांगा जा रहा है और उनके बयान पर भारत की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त रही। ऐसे में अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख जस्टिन ट्रूडो ने लगता है अपने तेवर कुछ नरम किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाना या तनाव बढ़ाना नहीं है। We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यह भी कहा है कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी अपनी चिंता अपने सहयोगी देशों, जिनको फाइव आइज अलायंस कहा जाता है, उनसे भी जताई है। अब आप ये सोचेंगे ये क्या बला है। फाइव आइज अलायंस में कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है, जो आतंकवाद या अपराध से जुड़े मामलों पर मिलकर निगाह रखते हैं और एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसी वजह से 5 लोग निगरानी रख रहे हैं, तो ये 5 देश मिलकर के बने फाइव आइज अलायंस। ट्रूडो के बयान के बाद ये जो फाइव आइज अलायंस यानी कि 5 आंख गठबंधन, तो इनके जितने साझीदार देश हैं उन्होंने चिंता तो जाहिर कर दी। अमेरिका के व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया, व्हाइट हाउस क्या कहता है वो आपको सुना दें। पीएम ट्रूडो की तरफ से लगाए गए आरोपों से बहुत चिंतित हैं। हम अपने कनाडा के जो सहयोगी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। वहीं ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं जेम्स, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि सभी देशों को चाहिए कि वो संप्रभुता और नियमों का पालन करें। कनाडा की संसद में जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसे लेकर हम अपने कनाडा के सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये जेम्स क्लेवली हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हालात पर नजर बनाए रखने की बात भी कही है। आइए जरा वो सुन लें। Well, look, these are concerning reports, and I note that investigations are still underway. But obviously, these are concerning reports, and as I've said, we are monitoring these developments closely with our partners, and will continue to do so. आप शब्दों का चयन सुनिए।
डीपली कंसर्न, क्लोजली मॉनिटरिंग, सारी बातें इसी तरीके की गई। वैसे खास बात यह है कि फाइव आइज अलायंस जो है, जो 5 आंख गठबंधन है, उसमें शामिल देशों से भारत भी सामरिक रणनीतिक तौर पर काफी करीब है। भारत इन देशों में भी खालिस्तानी अलगाववादियों की हरकतों पर निगाह रखे हुए है और इन देशों को समय समय पर इसकी जानकारी देता रहा है। इस लिहाज से ये देश जानते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा भारत में अलगाव को भड़काने वाला मुद्दा है। खैर, सबको इस बात का इंतजार है कि जस्टिन ट्रूडो अपने बयान के समर्थन में क्या सबूत सामने पेश करते हैं। आपको यह भी बता दें कि इन सारे देशों ने क्लोजली मॉनिटरिंग जैसी बात कही है, लेकिन किसी भी देश ने भारत की संप्रभुता पर और भारत के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगा रहा है कनाडा, उस तरीके की बोली नहीं बोली। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने फाइव आइज अलायंस में कनाडा का बहुत जबरदस्त समर्थन कर दिया। इस बीच जो है जस्टिन ट्रूडो पर लगातार यह सवाल उठता रहा है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर एक तरफा झुकाव क्यों दिखा रहे हैं। कनाडा में कई खालिस्तानी अलगाववादियों, आतंकियों और गैंगस्टरों को क्यों पनाह मिल रही है। ताजा घटनाएं ही अगर आप लीजिए, जिन पर जस्टिन ट्रूडो चुपचाप हैं और ऐसी घटनाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताते हैं। ये सबसे ताजा वाकया है। न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तान समर्थक नेता आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू यानी कि GS पन्नू, उन्होंने कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय को चेतावनी दी है कि वो कनाडा छोड़कर चले जाएं। उसमें हिंदू समुदाय के लिए यह कहा गया है कि लीव कनाडा, गो टू इंडिया। सीख फॉर जस्टिस से जुड़ा GS पन्नू खुलेआम कनाडा में घूमता है और आतंकी घटनाओं को उकसावा देता है, लेकिन अभी तक कनाडा सरकार के उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यह कैसी अभिव्यक्ति की आजादी कि आप नफरत फैलाने देने रहे लोगों को। कई खालिस्तानी आतंकियों को वो खुलेआम समर्थन देता है और अलग खालिस्तान बनाने के लिए कुछ भी करने की धमकी देता है। कॉल टू आर्म्स, वायलेंस, ये सारी चीजें कर रहा है, खुलेआम कर रहा है और इस सब की इजाजत कनाडा में है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इससे पहले 10 सितंबर को भी GS पन्नू ने कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों की एक सभा में खुलेआम सिखों को भड़काते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को धमकी दे दी। भारत ने यह मुद्दा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने उनकी भारत यात्रा के दौरान उठाया था, लेकिन ट्रूडो ने इस पर भारत को कोई आश्वासन नहीं दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के बयान से उत्साहित खालिस्तान समर्थक गुट कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर 25 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, इसके बाद कनाडा में रह रहे आम भारतीय तैनात भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को भी खतरा बढ़ गया है, जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक तौर पर अनदेखे किए जाने के खतरे के और नफरती अपराधों, आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां रह रहे और वहां जाने की योजना बना रहे सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह है कि वो पूरी सतर्कता बनाए रखें। भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं और भारत विरोध के एजेंडा का विरोध करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को हाल ही कई धमकियों में विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह है कि वो कनाडा के उन इलाकों में जाने से बचें जहां हाल में ऐसी घटनाएं देखने में आई। कनाडा में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र विशेष रूप से सावधान रहे। भारत ने यह कहा है कि सभी भारतीय समुदाय के लोग और छात्र भारत के हाई कमीशन और वाणिज्य दूतावास यानी कि कॉन्सल जनरल जो है वहां पर वो खुद को रजिस्टर कराएं। इसके लिए MADAD यानी कि madad.gov.in एक पोर्टल का इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई है।
जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत से कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले लोगों पर क्या असर होगा? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इमिग्रेशन कराना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं। वहाँ कितने सारे हिंदुस्तानी छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। सभी तो अलगाववाद में शामिल नहीं है ना। या फिर ये भी मान लेना कि जितने सिख हैं वो सब खालिस्तानी समर्थक हैं और अलगाववाद में जुड़े हुए हैं, ये भी गलत है। कुछ हैं जिनकी वजह से बाकी बदनाम हो रहे हैं और कुछ हैं जिसकी वजह से बाकी भारतीयों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इस पर हमने बात की इमिग्रेशन कंसल्टेंट मेहताब सिंह से। बिल्कुल इसका असर तो होगा, पर एज ऑफ नाउ अभी तक कुछ इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई असर ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। पर अगर ये टेंशन्स आगे जाके एस्केलेट होती हैं तो डेफिनेटली इमिग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कनाडा के लिए, तो ये असर तो बिल्कुल होएगा। और जब से ये न्यूज़ बाहर आई है तो वी हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड जो दूसरे परमानेंट रेजिडेंट के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पास कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बिकॉज एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर तो डेफिनेटली इस न्यूज़ के बाद लोगों में है ही है। टेंशन्स तो कुछ एस्पेक्ट्स पे हमेशा रही हैं, पर उसका इतना इमिग्रेशन पे असर नहीं हुआ। और इनफैक्ट ये भी है कि कनाडा की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही रिलाई करती है इमिग्रेशन पर्पसेस पे, और उसमें जो मेजर चंक है वो इंडियन स्टूडेंट्स हो या इंडियन नेशनल्स का रहता है। सो कनाडा आई डोंट थिंक सो ये कभी चाहेगा कि इस हद तक सिचुएशंस एस्केलेट हों कि उनकी इमिग्रेशन पे इस चीज का असर पड़े। ट्रूडो ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अपने बयान से कनाडा में भारतीय मूल के लोगों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। अपनी घरेलू राजनीति के खातिर उन्होंने भारत का ही नहीं, इस तरह कनाडा का भी बड़ा नुकसान कर दिया है। आप सोचिए, वहां विपक्षी उनका समर्थन नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा है उनसे, ये कैसा देश है? उधर भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा करते हुए ट्रूडो सरकार ने कनाडाई नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा से बचें। आतंकवाद, उग्रवाद और अपहरण का खतरा है। एडवाइजरी में कनाडा के नागरिकों से काफी सतर्क रहने को कहा गया है। यह एडवाइजरी वो कनाडा जारी कर रहा है जिसके नागरिकों को भारत में कोई खतरा नहीं है और ना ही भारत कनाडा विरोधी गतिविधियों को अपने यहां बढ़ावा देता है। बताइए, कोई अलगाववाद हो रहा है कि कनाडा में अगर कुछ हो रहा हो अलगाववाद और उसको हम यहां पनाह दे रहे हो, लेकिन फिर भी ये एडवाइजरी, ये प्रोवोकेशन नहीं है तो और क्या है? लेकिन इस मामले में कनाडा का रिकॉर्ड खुद काफी खराब है। हमने आपको ऊपर जीएस पन्नू के बारे में सारी जानकारी दी थी, जो कनाडा में खुलेआम घूमकर खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों को हवा दे रहा है, कॉल टू आर्म्स कर रहा है, हिंसा भड़काने की बात कर रहा है, हिंदुओं को वापस भेजने की बात कर रहा है। ये सारी चीजें हो रही, इसको अभिव्यक्ति की आजादी बताया जा रहा है। खुलेआम वहां भारतीयों को धमकी दे रहा है, जैसे कि आप जानते हैं। आतंकवादी, खालिस्तानी, अलगाववादी और बड़े गैंगस्टर्स और भी हैं जो भारत में अपनी हरकतों को अंजाम देकर कनाडा में छुप जाते हैं और कनाडा सरकार भारत के कहने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे ही कुछ गैंगस्टर्स की जानकारी हम आपको आज एक लिस्ट के माध्यम से देना चाह रहे हैं। लिस्ट अब आपके स्क्रीन पर आने वाली। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से जो सरी इलाका है वहां पर छुपा हुआ। हाल में पंजाब के मोगा में एक कांग्रेस नेता की हत्या हुई और अर्शदीप ने फेसबुक पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली। वो लिस्टेड आतंकवादी है। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ मिलकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कई आतंकी वारदात को अंजाम दे चुका है। कनाडा संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, लखबीर सिंह पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है और फिलहाल कनाडा में खालिस्तान समर्थक है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है। उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग और आतंकी वारदात को अंजाम देता रहा है। मोहाली में पुलिस की इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले में भी उसका नाम सामने आया। तीसरा नाम सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, नाम तो सुना ही होगा आपने। एनआईए और कई राज्यों की पुलिस इस गैंगस्टर को ढूंढ रही है।
खालिस्तान समर्थक है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। पंजाब से भागकर कनाडा चला गया, फिलहाल कुछ दिनों से एक्टिव नहीं है। कौन संरक्षण दे रहा है? जस्टिन ट्रूडो का कनाडा। अगला नाम सनवर ढिल्लों, कनाडा में सक्रिय भारतीय मूल का गैंगस्टर, फिलहाल कनाडा के ओंटारियो प्रांत में यह रहता है। रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज खालिस्तान समर्थक है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया आप ये समझ लीजिए वहां का एक राज्य, जैसे यहां पर राज्य होते हैं, और उसमें एक इलाका है सरी, वैंकूवर के पास, और उस सरी के एक इलाके में ये लोग सब एकजुट होकर के इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कनाडा ये होने देता है अपनी जमीन पर। अगला नाम गुरजीत सिंह चीमा, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा आतंकी, कनाडा के टोरंटो में रहता है। गुरजिंदर सिंह पन्नू कनाडा के टोरंटो में रहता है, इसके बारे में तो हमने आपको बताया ही अभी, जीएस पन्नू। गुरप्रीत सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा है, कनाडा के सरी में रहता है। देख रहे हैं कितने सारे लोग सरी में रहते हैं। गुरविंदर सिंह पंजाब मूल का रहने वाला खालिस्तान समर्थक है, कनाडा में छुपा हुआ है। सतवीर सिंह पंजाब मूल का रहने वाला खालिस्तान समर्थक, कनाडा में छुपा हुआ है। गुरप्रिंदर सिंह पंजाब मूल का रहने वाला खालिस्तान समर्थक, कनाडा में छुपा हुआ है। इन सब लोगों को यही जस्टिन ट्रूडो की सरकार समर्थन दे रही है, संरक्षण दे रही है। सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा खालिस्तान समर्थक है, कनाडा के ओंटारियो में रहता है। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला खालिस्तान समर्थक है, कनाडा में छुपा हुआ है। सतवीर सिंह उर्फ सैम खालिस्तान समर्थक, कनाडा में छुपा हुआ है। चरणजीत सिंह रिंकू बिहला इसका निकनेम है, खालिस्तान समर्थक है, यह भी वहीं छुपा हुआ है। तिहाल सिंह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF से जुड़ा हुआ है, टोरंटो में रहता है। मलकीत सिंह फौजी इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF से जुड़ा हुआ है, कनाडा के सरी में रहता है। देखिए कितने सारे लोग यहां पर एक जगह पर गठबंधन करके, षड्यंत्र रचा करके, सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से अपनी गतिविधि आगे चला रहे हैं। सरकार के सहयोग के बिना हो सकता है? खुद सोचिए। मनवीर सिंह दोहरा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF से जुड़ा हुआ है, कनाडा के वही ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है। परवकार सिंह दुलई उर्फ पैरी दुलई ISYF से जुड़ा हुआ है और कनाडा की सरी में रहता है। मुनिंदर सिंह बैजल खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है, कनाडा के वैंकूवर में रहता है। भगत सिंह बरार उर्फ भग्गू बराड़ ISYF से जुड़ा है, टोरंटो में रहता है। सतिंदर पाल सिंह गिल, यह भी ISYF से जुड़ा हुआ है, कनाडा के वैंकूवर में रहता है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में आता है। सुलिंदर सिंह विर्क कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता है। मनवीर सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा हुआ है, कनाडा के टोरंटो में रहता है। लखवीर सिंह उर्फ लांडा, ये कनाडा में रहता है। हरप्रीत सिंह कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता है। संदीप सिंह उर्फ सनी उर्फ टाइगर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है। मनदीप सिंह धालीवाल खालिस्तान टाइगर फोर्स, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी, एक एक करके हम सारे नाम आपको बताएंगे। खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है, कनाडा के सरी में रहता है। भारत सरकार कनाडा में छुपे इन आतंकियों, गैंगस्टर्स की पूरी लिस्ट और उनकी वारदात का ब्यौरा कनाडा को समय समय पर देता रहा है। यही नहीं, यह ब्यौरा उन सभी 5 देशों को भी अलग अलग दिशा और बार बार दिया जा चुका है, जिनको हमने आपको बोला 5 आइज अलायंस, 5 आंख गठबंधन। ये उन लोगों के साथ भी साझा किया जा चुका है, ये सारे नाम। लेकिन अभी तक कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकियों, गैंगस्टर्स को पनाह देना और उन्हें खुलेआम भड़काऊ कार्रवाई करते रहने देना कहां तक जायज है? आप जरा सोचिए। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं? और उसके बाद फिर मानवाधिकार उल्लंघन का लेक्चर? क्या यह शांतिपूर्ण जो सिद्धांत है उसके खिलाफ नहीं है? कनाडा सरकार को इस सब पर जवाब देना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री के रुख ने उस देश के साथ भारत के एक सदी से ज्यादा पुराने रिश्ते को खराब कर दिया।
कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो सरकार है, भारत में खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। उसके अंदर की जो फॉल्ट लाइन है वो हमेशा से बनी हुई है, लेकिन भारत की नीति कभी ऐसी नहीं रही कि दूसरे देशों में अलगाववाद को बढ़ावा। लेकिन अब भारत में भी जैसे को तैसे की नीति के तहत मांग उठने लगी है। अब ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कनाडा के क्वेबेक प्रांत को लेकर यह बात कही है जो लंबे समय से कनाडा में आजादी की मांग करता रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये अभी की केवल बात नहीं है, ये पिछले 4 दशकों से कनाडा जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करती रहती है। वो भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत में हिंसा कांड में जुड़े हुए हैं, और केवल भारत के खिलाफ नहीं, कनाडा के अपने इतने सारे लोगों को इन्हीं टेररिस्ट्स ने मारे हैं। और इनको कनाडा वहाँ शेल्टर देती है और फिर वहाँ रेफरेंडम कराते हैं। भारत में जो हिंसा कांड हुआ है, एक प्रधानमंत्री जी का हत्या हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने देते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि उनका अपना भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जैसे क्वेबेक में वो भी अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं कनाडा से। तो मैं वही सरकास्टिकली बोला था कि वो जैसे ऐसे मदद करते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट को, हमें भी उसी दोस्ती के नाते मदद करना चाहिए। जो क्वेबेक में इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो वहाँ रेफरेंडम उनको करना नहीं दिया जाता है। हम डिजिटली उनको रेफरेंडम करा सकते हैं और यहाँ भी उनको मौका दे सकते हैं आके उनके मत रखना और वार्तालाप करने के लिए। देखिए, ये जो हिपोक्रेसी है कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, ये एक पुराना कॉलोनियल माइंडसेट है। वो सोचते हैं कि वो कुछ कहेंगे, कुछ और करेंगे और हम सब मानते रहेंगे। जैसे आतंकवादी अन्य देशों में उनको कनाडा ने खुद सपोर्ट किया है उनको हटाने के लिए, लेकिन जब अपने देश में वो आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, ये बिल्कुल हिपोक्रिटिकल है। ट्रूडो के बयान पर गौर करने वाली ये बात ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत इस तरीके की हरकत की। आप जितने भी लोगों से बात कीजिए, आप वहां पर भी अगर कोई जो रीजनेबल, जो थोड़ा सेन माइंड वाले लोग, शांत दिमाग वाले लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, यहां बात कीजिए, तो आपको समझ में आएगा ये सारा वोट बैंक का खेल। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी अल्पमत में है। 338 सीटों वाली कनाडा की संसद में बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है, जबकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 158 सांसद हैं। ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 24 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसके दम पर वो बहुमत पर है। इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह, जो कि कट्टर खालिस्तानी अलगाववादी नेता हैं। अब आप समझ रहे हैं, इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, सरकार ही गिर जाएगी। अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो आप सोचिए क्या होगा, फिर ना सत्ता रहेगी ना राजनीति रहेगी, फिर वो क्या करेंगे। 2019 और 2021 के चुनाव नतीजों ने ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादी नेताओं और उनकी पार्टी पर निर्भर कर दिया है। ट्रूडो और जगमीत सिंह के बीच ये जो कॉन्फिडेंस और सप्लाई समझौता है 2025 तक चलेगा। अगर जगमीत नाराज हुए तो आप समझिए ट्रूडो की कुर्सी गई, सरकार गई। अपनी सरकार बचाने के लिए ट्रूडो ने भारत जैसे बड़े देश के साथ अपने देश कनाडा के सालों पुराने अच्छे संबंध खतरे में डाल दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते एक ट्रैप में फंस गए और भारत के साथ डिप्लोमेटिक संबंध को ताक पर उन्होंने रख दिया है। यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है कि वो बिना सबूत के वोट बैंक के खातिर ऐसा बयान दे दे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के महासचिव गुरचरण ग्रेवाल भी कनाडा के प्रधान जो हैं और कनाडा और भारत में ये जो बयान हो रहे हैं, खासतौर से कनाडा की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उनको गलत मानते हैं। उनका कहना है, और ये एकदम सटीक बात, कि 99.999% सिख समुदाय जो है वो भारत के साथ है।
इस वजह से यह बात बार बार दोहराना जरूरी है कि जब हम खालिस्तानियों की बात करते हैं तो वो कनाडा में एक बहुत ही सूक्ष्म, एकदम मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। इसका ये कहीं भी कहना नहीं है और ये बिल्कुल भी आप मत मानिए कि वहां जो सिख समुदाय के लोग हैं, वहां जो भारतीय हैं, वो सब के सब अलगाववादी। ऐसा नहीं। आइए सुनते हैं कि एसजीपीसी के प्रमुख ने क्या कहा। मेरे को मालूम नहीं है कि उधर कौन सी कम्युनिटी का ज्यादा इफेक्ट है या नहीं है। ऐसे नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं है। पिछले समय में जो कुछ वैसी बातें हुई हैं, मैं वो वहाँ एक मिस्टर पन्नू है जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। वो सिखों के लिए भलाई की बात नहीं कर रहा, हम लोग उनसे सहमत नहीं हैं। और दूसरी बात, वहां पर जो किसी एम्बेसडर को मारा गया और तिरंगा और झंडा उठाकर छाड़ा गया, ये एक साजिश का हिस्सा है जिसको सिखों को बदनाम करने के लिए ये लोग, कुछ लोग कर रहे हैं। हम लोग इसमें सहमत नहीं है। 99.99 सिख हैं जो इस दंगे, इस फसाद में सहमत नहीं है। वो देश के साथ चलना चाहते हैं, वो ड्यूल नागरिकशिप ले रहे हैं, लेकिन हम क्यों उनसे ये विरोध कैंप कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि ये बात सच ना हो, लेकिन जो उसने बात कही है उसको हमारे को चैलेंज करना चाहिए ताकि ये बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। भारत और कनाडा के बीच ताजा तनाव पर हमने बात की इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सामरिक मामलों के जानकार अजय साहनी से। आज इनका बड़ा जबरदस्त राइटअप भी आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये मुद्दे जो हैं वो तो खत्म होने वाले नहीं हैं। जहां तक के ये जो खालिस्तानियों की हरकतें हैं कनाडा में, और जो वहां से वो ऑपरेशंस भारत में करा रहे हैं पंजाब में, ये एक खतरा कई सालों से जारी है और बना रहेगा। बाकी जहां तक कि ये रिलेशनशिप्स की बात है कि भारत और कनाडा में जो जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, जब तक ये जो लीडरशिप इस वक्त है ट्रूडो की और मोदी की यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि एक तो जो इश्यूज हैं उनकी तरफ कनाडा ने कोई ध्यान नहीं दिया है। कई ये इश्यूज बार बार कनाडा की नज़र में लाए गए हैं, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है। और दूसरा, अब जो इनके बीच में जो पर्सनल तनाव आ गया है मोदी जी और ट्रूडो साहब के बीच में, उसको घटने का उसकी कुछ कम ही उम्मीद नजर आती है। तो पर्सनालिटी ड्रिवन आप कह सकते हैं रिलेशनशिप इस वक्त है, और इसको जब तक के कनाडा में या इधर लीडरशिप नहीं बदलती तब तक कोई बहुत सुधार की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सबसे बड़ी वजह आप ये समझें कि ट्रूडो की सरकार जो है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी सरकार है। वो इस वक्त भी सरवाइव कर रही है। एनडीपी जो नेशनल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जिसका जो लीडर है वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह सीधा खालिस्तानी है, पब्लिकली डिक्लेयर्ड खालिस्तान सिंपथाइजर है। तो पहली चीज तो ये सरकार बिना खालिस्तानी सपोर्ट के चल ही नहीं सकती। जगमीत सिंह अगर अपना सपोर्ट विड्रॉ कर जाते हैं तो सरकार कल गिर जाएगी। तो एक ये बात है। दूसरी चीज, पहले तो चुनाव तो शेड्यूल जो है वो 2025 का है, 2025 में चुनाव होना है। लेकिन इस वक्त जो सरकार बिल्कुल डावाडोल चल रही है, तो कनाडा में अगर आप लोगों की कमेंट्री पढ़ें, जो वहाँ के जानकार हैं लोग जो लिख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है ये सरकार इसी साल गिर जाए या अगले साल गिर जाए और इलेक्शंस दोबारा हो। तो अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो लिबरल पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो यही रही है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वोट है वो एक ब्लॉक में वोट देता है। वो 10-20 हज़ार का ही वोट है, लेकिन वो कई कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइसिव वोट होता है। अगर वो मॉडरेट सिख या मॉडरेट पंजाबी वोट की तरफ जाते हैं तो जो मॉडरेट सिख है, जो मॉडरेट पंजाबी है, वो ब्लॉक में नहीं वोट देता, वो वोट देता है मुद्दों पे। वो देखेगा भाई इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, ये हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ क्या करता है। तो वो कई मुद्दों पे वो वोट बढ़ जाता है। ये
जो खालिस्तानी वोट है वो जितना भी हो, 10,000, 20,000, 25,000, कोई बहुत ज्यादा इसकी तादाद नहीं है, लेकिन वो पूरा एक ब्लॉक में वोट देता है। और जो स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहां पे सैकड़े के वोट से वो सीट या तो आपके हाथ आ जाएगी या आपके एडवर्सरी के हाथ चली जाएगी, तो वो स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये खालिस्तानी वोट बिल्कुल डिसाइसिव होता है। और लिबरल पार्टी की एक बड़ी पुरानी आप कह सकते हैं परंपरा रही है कि वो इसी वोट को कल्टीवेट करने की, कैप्चर करने की, कैप्टिव रखने की कोशिश करता। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नारी शक्ति वंदन बिल की, जिसे हम महिला आरक्षण बिल के नाम से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। यह बिल कल लोकसभा में पेश हुआ था और आज करीब 8 घंटे लंबी चर्चा और 60 सांसदों के भाषणों के बाद देर शाम ये लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 450 से ज्यादा वोट पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, तो उसमें 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, तो वो हो गया। 454 इतने वोट पक्ष में पड़े, 2 लोगों ने इसके खिलाफ वोट डाला। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। अब कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद यह मौका आ रहा है जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज को और बुलंद किया जाएगा। हालांकि हमारा यह मानना है, जब उनकी 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर आप देखें आबादी 48.7%, लगभग 50% आप मान लीजिए, तो रिजर्वेशन 33% क्यों? ये तो एक बात होगी, लेकिन आवाज तब बुलंद होगी, इसका भी एक सवाल है, कब बुलंद होगी? यह बिल किसी भी हाल में अगर पास हो जाता है तो 2024 के चुनाव में तो अमल में नहीं आ सकता, क्योंकि आप फाइन प्रिंट में जाएंगे ना, तब आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। अगर 2024 के बाद जनगणना हुई, यानी कि सेंसस हो गया टाइम पर, और उसके 2-3 साल बाद परिसीमन हो गया, जो कि 2026 में होना है अगर मगर, तब जाकर के ये बिल 2027 से पहले अमल में नहीं आ सकता। और उसके बाद जब ये सब हो गया, तब इसमें प्रावधान है कि डिलिमिटेशन हो जाए और सेंसस हो जाए, उसके बाद ये महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं को इंसाफ, शर्तें लागू के सितारे के साथ मिल पाएगा। जब आप कुछ लेते हैं ना, उसमें होता है कि फलाना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, छोटा सा सितारा, कंडीशंस अप्लाई, उस तरह ऐसी बात लग रही है। एक मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ भी। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि जब सरकार महिला आरक्षण बिल लाई, तो एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन में यह सियासी सेंध की कोशिश मानी गई, क्योंकि इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि जहां कांग्रेस इसके पक्ष में थी, वहीं पर आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दल महिला आरक्षण पर कांग्रेस से एक विपरीत रुख रखते थे। जब यह बिल 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने राज्यसभा में पास कराया था, तब इस तरीके की स्थिति आई थी। यानी कि कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि यह एक तरीके का सरकार का विपक्ष पर नहला था कि और आओ इंडिया गठबंधन बनाओ, हम ऐसी चीज ले आएंगे जिसमें आपका मत विभाजित हो जाए। लेकिन क्या विपक्ष ने इस आपदा को अवसर में तो नहीं बदल दिया? क्या ओबीसी की गोंद ने विपक्ष को फिर से तो नहीं जोड़ दिया? यानी सरकार के नहले पर विपक्ष का दहला। आज लोकसभा में हुई चर्चा में यह मुद्दा जमकर उठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है, वह उठाने ही चाहिए। यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं,
उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कब का ये गुलिस्तान हो चुका होता। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फल सब्जी मंडी के व्यापारी को 3000 रुपए ना चुका पाने पर पूरी तरीके से पीटा गया, फिर बिना कपड़ों के मंडी में घुमाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपका पूरा नाम क्या है? अमित चौहान। अमित, क्या हुआ आपके साथ 2 दिन पहले? मैंने उनसे सब्जी ली थी बहुत दिन पहले, तो मैं जो उससे सब्जी में पैसे घट गए, पानी बरस गया तो माल बिका नहीं। तो मैं आपने पैसे लिया था, जिन्होंने आपके साथ ये किया हरकत, वो आड़ती हैं, बड़े आड़ती हैं? आड़ती हैं वो। अच्छा, आड़ती हैं वो। तो आपने उनसे लहसुन लिया था, क्या लिया था? हरी सब्जी ली थी। हरी सब्जी ली थी बेचने के लिए? ठीक है। कितने रुपए की ली थी? मैंने ली थी 5500 रुपये की ली थी, तो 2500 रुपये मैंने दे दिए जिस दिन पकड़ा था मुझे परसों। तो बचे थे 31-32 रुपये बचे थे, तो मैंने कहा भाई साहब ये बाद में दे दूंगा। तो वो पता नशे में थे, पता नहीं कैसे थे, मैं तो हाथ में डंडा ले लिया उनने और मुझसे कह रहे कपड़े उतार। तो मैंने कि भाई साहब मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके पास पल्लेदारी कर लूँगा या आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। आपने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। 2500 आपने दे दिए 5500 में? हाँ, मैंने वो 25-26 रुपये दे दिए। तो फिर उन्होंने नहीं माने वो, तो मुझसे कहा मेरे कपड़े उतारिए। तो मैंने कहा ना उतारूँ, तो उन्होंने डंडा मार दिया। तो मैं डंडे के मारे मैंने उतार दिए शर्ट। फिर कह रहा पैंट भी उतार, तो मैंने कि पैंट भी उतार दी। हमने कुछ थोड़ी देर कुछ कहेंगे, हमने दे देंगे बाद में। तो कह रहा अभी कच्छा भी उतार। तो मैंने कि कच्छा मत उतारो सर, मैंने कि मंडी चल रही है, सब देख रहे हैं मुझे और मुझे जानते भी हैं, और फिर आपके सामने अगर नंगा होऊंगा तो शर्म लगेगी। तो वो नहीं माने, तो उनने कहीं उतार नहीं तो मारूंगा मैं तुझे। उन्होंने बोला आप अंडरवियर भी उतारे नहीं तो मारूंगा। तो उनने हम नहीं उतार रहे, तब भी उनने एक मार दिया डंडे के आगे, तो उतारना पड़ा मुझे। आपको मारा फिर आपको उतारना पड़ा? हाँ, मुझे मारा, फिर मैं उतारना पड़ा मुझे। फिर मुझे वहाँ से नंगा भेज दिया मंडी से कम आधा किलोमीटर दूर। मतलब नंगा आपको पीटते भी रहे? हाँ, मैं एक जगह छुप भी गया बैठ के, तो मैंने कुछ उठा लिया, तो हमने लगा लिया ऐसे करके। तो वो आए तो डंडा से लेके वो भी हटा दिया उनने। और मैं जो मुझे कपड़े एक लड़का देने आया था, वो कह रहा लिपि वाले पहन ले गंदे संदे, तो उसे भी धमकी दे रहे थे, कहते थे कौन है इसका हमराती, बता मैं कौन है इसका हमराती। तो जो लोग बचाने आ रहे थे उसको भी कह रहे थे कि देखते हैं कौन बचाने आता है, कौन है इसका हमराती, कौन है हिमायती उसका। तो उनने जो दे रहा था वो भी डर के मारे खड़ा रहा, वो भी चला गया। फिर मैं ऐसे नंगा चला गया शौचालय में। फिर मैंने पुराने कपड़े पहने किसी के डरे हुए, और मैं सीधा चला गया रोते रोते चले गए।
खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।